बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से, हमारी तरह आपकी एनर्जी लो नहीं है। मेरी तो नहीं है लो, मैं तो ठीक हम हूँ। अच्छा, मेरी तरह आपकी एनर्जी लो नहीं ऐसे कहें। चलें इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं और दिन आपका अच्छे से शुरू हुआ है। नहीं हुआ तो करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को गिरफ्त कीजिए, बाहर निकलिए। मौसम तब्दील हो रहा है, इस बदलते मौसम से अपने आप को, इसकी क्या कहना चाहिए, सख्ती से अपने आप को बचाइए ताकि आप बीमार ना पड़ें। और उसके साथ साथ है गुड डे। वैसे हर तीसरे या चौथे बंदे को हम सुने तो उसकी खांसी कर रहा होता है या उसको फ्लू हुआ है, तो ये वेदर बहुत वियर्ड है। अभी कह रही है मेरी एनर्जी बड़ी नहीं मेरी क्या बात है, क्या बात है। अच्छा खैर चले जी, होता है और सुबह सुबह तो ये बहुत ही होता है। सो बी वेरी केयरफुल। अभी हमारे साथ एक छोटा सा वाकया होते रह गया। एक साहब बिल्कुल हमारी गाड़ी के सामने आ गए, किसी परेशानी में होंगे और बिल्कुल बड़ी मुश्किल से वो बचे, हम उनको हिट होने करने वाले थे और अल्लाह ने बचा लिया। तो मैं ये सोच रहा था, इनफैक्ट मैंने कहा कि मैं शो में जाके बात करूंगा कि अल्लाह सुबह आपकी जो भी मसरूफियात हो, खासतौर पर वो लोग जो अपनी अपनी कन्वेंस के ऊपर जा रहे होते हैं, अपनी सवारी पे जा रहे होते हैं, आपको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बाज़ औक़ात लाजमी नहीं होगा कि गलती आपकी हो और कोई पेडेस्टेरियन आके आपकी गाड़ी के साथ लग जाए, हिट हो जाए, खुदा न खास्ता। पहले जानी नुकसान होने का ज़्यादा खतरा है, फिर माली नुकसान और फिर आपका पूरा डे स्पॉइल होने का भी खतरा है। सो सुबह सुबह ज़रा थोड़ा ये एहतियात मलहूज़े खाते रखिए जब भी आप निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की बात कर लिए, प्लीज कज़ाफी का रास्ता खोल दें। कज़ाफी का रास्ता किसने क्यों बंद किया हुआ है वैसे? पता नहीं, स्कूल एक साइड वाली लेन खोली हुई है कि यार स्कूल्स की बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, जो हम जिस साइड से आते हैं आने नहीं देते, तो प्लीज खोल दें। चले जी, हम आगे चलते हैं और हम आपको बताते हैं कुछ ताज़ा तरीन। टेक ऑफ हमारा अच्छा नहीं है, देखते हैं लैंडिंग कैसी होती है। फर्ज और ड्यूटी के बारे में कुछ बिल्कुल इन द स्टार्ट बात कर लेते हैं। आपको पता है पोलियो कैंपेन की हम बात मुसलसल करते रहते हैं, करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। पाकिस्तान भर में पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जा रहे हैं और ये जनाब कुछ फर्ज शनास पोलियो वर्कर्स हैं जो कि कई फिट बर्फ के अंदर धंसे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी ड्यूटी करने के लिए, बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए, कतरे पिलाने के लिए जा रहे हैं। और ये चमन का इलाका अकबर यूनियन काउंसिल है, ये उसके रजाकार हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। वाओ, कई फिट बर्फ पड़ी है, सख्त मौसम है। पोलियो कैंपेन आपको पता है पूरे मुल्क के अंदर जारी है, पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए अब बहुत कोशिशें की जा रही हैं। और ऐसे में हम बार बार अपने प्लेटफॉर्म से भी कहते हैं कि जितनी सख्ती में ये पोलियो वर्कर्स आपके पास आते हैं आपके बच्चों को कतरे पिलाने के लिए, प्लीज इनको दरवाजे से ऐसे मत भेजा करें। ये आपके बच्चों की सेहत और आपके बच्चों की जान के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए आपके पास आते हैं। सो हैट्स ऑफ टू दीज वर्कर्स जो इतनी सख्त हालात में हमारा सलाम है जी आपको। और जाते जाते नहीं, इनफैक्ट प्रोग्राम बाकायदा शुरू करने से पहले मुख्तसरन हम आपको PSL के हवाले से भी बताएं। उसका जो 8वां एडिशन है उसका शेड्यूल तकरीबन फाइनल कर लिया गया है। हमारे जराई ये कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 8 इसका जो शेड्यूल है, इसका ऐलान जुम्मे को मुतवक्के है और जराई के मुताबिक इसके लिए 4 वेन्यूज फाइनल किए गए हैं। 13 फरवरी से 19 मार्च तक PSL 8 खेला जाएगा और 4 वेन्यूज इसमें लाहौर, मुल्तान, पिंडी और कराची शामिल हैं। यहाँ पे मैचेस होंगे और हर वेन्यू के सब मैचेस एक साथ होंगे, यानी कि पिंडी एक साथ, फिर कराची, फिर लाहौर, ऐसे स्पेल्स के अंदर होगा। और इस PSL की खास बात ये भी है कि ये PSL के फाउंडर बानी नजम सेठी साहब की जेर सदारत हो रहा है। इस दफा वो चेयरमैन है, उनकी चेयरमैनशिप के अंडर दोबारा से हो रहा है। सो देखते हैं कि क्या हमें वही थ्रिल दोबारा से नजर आएगी या नहीं। थ्रिल तो मिलेगा, कुछ नया मिलेगा कि नहीं। नया पहले तो अली सेठी को निकाल दिया उन्होंने ऑफिशियल गाने में से कि मेरा बेटा है, लोग बातें ना करें। ये बड़ा मसला होता है ना। अली सेठी पाकिस्तान का बेहतरीन आर्टिस्ट है, मैरिट पे गा रहे थे, लेकिन वो आपको पता है ना, फिर सामने से लोग ट्वीट्स करना शुरू कर देते हैं। सो सेठी साहब ने कहा चलो जी, बड़ी खबर देखते हैं, आज दिखाते हैं आपको। बड़ी खबर, लेकिन ऐसे लगता है कि रोजाना की खबर, रोज की खबर, रेगुलर खबर, वो है ना तजर्बेकार हुकूमत, उसके अलावा अपोजिशन और उसके अटैक्स हुकूमत के ऊपर, पॉलिसियों का भंवर, कोई चीज़ संभलती नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती वाली सिचुएशन है। महंगाई को कम करने के दावे शहबाज शरीफ साहब ने किए थे और आते ही इश्तिहारात दिए कि चलो अब शुरू हो जाओ। लोगों को शुरू करा दिया, खुद नहीं हो पाए, अभी तक महंगाई रोक नहीं पाए। 13 जमाती इत्तेहाद है, 13 बड़े बड़े ब्रेन्स है पाकिस्तान के जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। नहीं संभल रही तो महंगाई नहीं संभल रही। बिल्कुल। और 13 जमाती इत्तेहाद की बात की तो उसमें वफाक में इक्तदार के अवाद में बड़ा जमान है, मगर हालात साबका हुकूमत से भी मुश्किल बना दिए। अगर ये कहा जाए कि मुल्क बहरान दर बहरान की जद में है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और साथ ही IMF और हुकूमत के दरमियान नवी किस्त को लेकर मुज़ाकरात
ताखीर का शिकार हैं। IMF ने नवी किस्त जारी करने से पहले मजीद शराइत भी रख दी है और कहा है कि इन पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। IMF ने टैक्स रेवेन्यू में इजाफे और मसनूई एक्सचेंज रेट और तवानाई शोबे में मुकम्मल सब्सिडी के खात्मे का मुतालबा किया है। अगर हुकूमत ऐसा करके IMF के प्रोग्राम को बहाल करवा लेगी तो इस सूरत हाल में हमें पता है कि महंगाई का जो तूफान आएगा उससे अवाम, मुल्क का तो पता नहीं, अवाम जरूर डिफॉल्ट हो जाएगी। शरह सूद 24 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, यानी 16% पे। और रवा माह की बात की जाए 23 जनवरी को शरह सूद में मजीद इजाफे का भी इम्कान। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक ने, जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं जमील अहमद साहब, उन्होंने FPCCI में खिताब किया था और खुशखबरी सुनाई थी कि अब ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ना शुरू होंगे। हमें कारोबार को सहूलत देनी है। करंट अकाउंट खसारे के बायस जो मुख्तलिफ इक़दाम थे, जो टफ डिसीजंस थे, हमें लेने पड़े। हमारी इंपोर्ट्स कम हुई हैं। 33,000 LCs के हवाले से उन्होंने कहा कि उसके केसेस क्लियर किए हैं। LCs को जांचने में काफ़ी वक्त लगता है। मज़ीद डॉलर्स आते ही मज़ीद इंपोर्ट्स को हम सहूलत देने का मंसूबा रखते हैं। डॉलर्स को देखते हुए ही जो इंपोर्ट्स है उसके हवाले से हमने फैसला करना है। और चूँकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स कम हैं अब, तो इसलिए इंपोर्ट्स भी बैन की गई थी पाकिस्तान में कि इंपोर्ट्स कम आए ताकि डॉलर का आउटफ्लो कम हो। लेकिन वो इधर से नहीं हो रहा तो दूसरी तरफ से ज़्यादा हो रहा है। दूसरी जानिब जो सियासी सूरत हाल है जी, वो भी हाथ में नहीं आ रही है। हुकूमत वर्सेस अपोजिशन, पंजाब निगरान वज़राए आला खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ दी गई है और दूसरी जानिब नून लीग के तजवीज़ करदा मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला हो सकते हैं, ये खबरें आ रही हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के तजवीज़ करदा जो दो नाम हैं, उनको तहरीक इंसाफ इन दोनों नामों को मजाक करार दे रही है जो कि हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से पंजाब में आए हैं। सो इस पे हमने बात करनी है। सारी सूरत हाल पे आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी होते हैं। आमिर ज़िया साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सुबह खैर, अल्लाह का शुक्र। जो वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। खबरें तो हमने सुना दी, तज्जिया आपके हवाले, क्या कहेंगे? भाई आपने जो खबरें सुनाई उसके बाद तो तजदीद की गुंजाइश ही नहीं बचती। माशाल्लाह आपने इतनी जान में उस पे, मईशत पे, सियासत पर और हत्ता कि पोलियो तक पर आपने रोशनी डाली है, जो सारे हमारे चैलेंजेस हैं। तो खैर उसके बाद तजदिया तो फिर मैं चाहूंगा कि आप लोग किया करें और बताएं कि मजीद क्या। अच्छा आमिर साहब, ये जो आपने तज्जिए की बात की है, लेकिन स्टार्ट में हम इकोनॉमी तो डिस्कस कर रहे हैं, चैलेंजेस कर रहे हैं, लेकिन जो सियासत में जो ड्रामा है इस पे सबसे पहले आपके तज्जिए का आगाज करेंगे हम। चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जो आपका पहला जुमला था ना कि हर नया दिन तो नया होता है लेकिन बातें सारी पुरानी हमारे पास होती हैं, तो यकीनन ये कि 2 असेंबलीज डिसॉल्व हो गई हैं, अब 2 सूबाई असेंबलीज डिसॉल्व हो गई हैं, लेकिन जो हमारी हुक्मरान अशराफिया है उसकी सोच, उसके जो कहते हैं ना कि सेल्फ इंटरेस्ट की सियासत है, वो बिल्कुल नहीं बदली है। वो उसी तरह की बातें करी जो पहले भी किया करती थी और आज भी करती है कि जब बुरानों का मुल्क शिकार है और जिस किस्म की पाकिस्तान को क़यादत की जरूरत है, जिस मैच्योरिटी की जरूरत है, सियासी मालिकुल नजरी की जरूरत है और अवाम से कमिटमेंट की जरूरत है, वो आपको नजर नहीं आता। हुकूमत के पास कोई गेम प्लान नहीं है, ना मईशत का ना सियासत का। उनका काम यह है कि जनाब किसी तरह से जितने अरसे आप कहते हैं ना कि उस पर चिमटे रहे इक़्तिदार में, वो आप चिमटे में हैं। माशाल्लाह वो सूरत चले जा रही है, लेकिन उसके नतीजे में जो पाकिस्तान कीमत अदा कर रहा है सियासत में भी और मईशत में भी, वो बहुत ही खतरनाक है। और मैं नहीं समझता कि चीज जो है आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा सस्टेनेबल होगी। और उसमें आप ये जो मुझे खतरा इस बात का भी आपने तस्करा किया, बात मैं कहूँगा मईशत ज्यादा हमें कि गवर्नर स्टेट बैंक जमील खान जो कल वहां गए स्टेट बैंक FPCCI में, जहाँ उन्होंने अपनी बात, बहुत सारे बिजनेसमैन ने अपनी बातें की वहां पर, और कई वहां पर जो कारोबार से मुंसलिक अफराद थे वो अशबार हो गए। उनका कहना ये था कि हमें कहते हैं सैकड़ों अफराद को जो है नौकरी से जुदा करना पड़ा है, खत्म करनी पड़ी है उनकी नौकरियां। और अगर यही आलम रहा तो खाकम बजाय इस बात का इम्कान है कि जनाब मुल्क में कहीं फसादात ना फूट पड़े, क्योंकि लोग जब रोजगार से उनके पास गए, उनके पास कुव्वत खरीद खत्म हो गई, उनके पास जो है महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी, तो वो तंग आमद बजंग आमद। तो वहां पे जो मुझे लोगों ने मंजरकशी करके बताई वो इंतहाई दिल देने वाली थी कि जो स्टेट बैंक के गवर्नर ने तो खैर अपनी बात कर ली जो कर ली, लेकिन जो हमारे बिजनेस सर्कल ने बात की कि जनाब वो लोगों, मतलब एक कंपनी थी उसमें 950 अफराद थे, 600 अफराद पहले निकाले और फिर वो कह रहे हैं 100 अफराद और निकालने हैं। तो आप सोचिए इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी अगर हो रही है
और बड़ी जैसा आप फरमा रही थी कि जी 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गया, इन्फ्लेशन 30 से ज्यादा है, तो ये मुल्क जो है बड़ी आजमाइश का शिकार है जनाब। बेशक बहुत आजमाइश का शिकार तो है, और अभी सियासतदान सियासत चमकाने के चक्कर में है। असम्बलियां तहलील हो गई। आमिर ज़िया साहब दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया और साथ में उन्होंने कहा कि अभी जो असम्बलियां तहलील करने के बाद उनको उम्मीद है या वो इस बात पे बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए कि जो इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन, वो अप्रैल में होंगे। जबकि दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद उन्होंने भी बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि जी इस कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इलेक्शन जो होंगे वो अक्टूबर के अंदर ही होंगे। इमरान खान साहब की जो ये स्टांस है, आपको लगता है कि सद तक ठीक है, और पीडीएम क्या इस हवाले से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करने वाली है? देखिए बात ये कि इस मुल्क में 2 असेंबलीज में इंतखाबात हो और बाकी मुल्क में ना हो, तो मेरे ख्याल में ये चीज जो है एक नाकाबिले बर्दाश्त है। ये रियासत उसका बोझ नहीं इस मुल्क में बर्दाश्त कर सकती। असल मसला हमारी मैशत के साथ ये कि सियासी अदम इस्तेकाम है, और इस्तेकाम लाने की एक ही सूरत है कि इंतखाबात हो। तो अगर इस कहते हैं हुकूमत ने खुदा न खास्ता मुद्दत पूरी कर ली, पार्लियामेंट ने मुद्दत पूरी कर ली, जो आपकी अधूरी पार्लियामेंट है, तो यकीन माने पाकिस्तान अभी घुटनियों पर है, वो लेट जाएगा। कि अगर आपने इसी तरह का मजाक रवा रखा कि जी 2 उसमें सूबों में इंतखाबात हुए, और उसमें भी आप देखिए जो कंडक्ट है हुकूमत का बड़ा शर्मनाक है। शर्मनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने जिस तरह के नाम दिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी गैर संजीदा नाम है। आप कोशिश ये करते हैं कि वो कहते हैं इत्तेफाक राय लाएं, ऐसे लोगों को लाएं जो गैर जानिबदार हो। मोहसिन नकवी साहब के नाम को गैर संजीदा कह रहे हैं आमिर ज़िया साहब? देखिए गैर संजीदा इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो बहुत अच्छे आदमी होंगे, भले आदमी होंगे, लेकिन उनकी जो सियासी एफिलिएशन है, उनकी जो कुर्बत है, वो इस ओहदे के लिए उनको जो है नामुनासिब करार देती है। अगर उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी बहुत ज्यादा दोस्तियां हैं, और ये हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, किसी भी जमात से, तो फिर हमें इस किस्म के आंकड़ों से दूर रहना चाहिए। हमसे मुराद किसी भी शख्स, तो वो अपनी जात में बहुत बड़ी इंजुमन होंगे और बहुत संजीदा शख्स होंगे, लेकिन जो नाम दिया गया तो वो गैर संजीदा है। साहब ये जो आपकी बात को अगर हम दुरुस्त मान लें, जो आपका तज्जिया है, जो आपका ख्याल है, आगे बढ़ते हुए, ये तो फिर ऐसा लगता है कि अभी से एक कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद रखी जा रही है। एक हालांकि ऑपोजिशन कुछ ऐसे नामों, हम आप वाली बात कि हम ये नहीं कहते कि ये नाम बुरे हैं, ये शख्सियात बुरी हैं, लेकिन ऑब्वियसली एफिलिएशंस अल्टीमेटली काउंट करती हैं कि जी क्या एफिलिएशन रही है या क्या हिस्ट्री है आपकी। तो फिर ये तो ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद इलेक्शन 2023 के हवाले से अभी से रख दी गई है कि कल रिजल्ट कुछ भी आएंगे और फिर वही ड्रामा होगा और मुल्क उसी तरीके से ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहेगा, ऐसा लगता है? बहुत आपने अच्छी बात की। देखिए बिल्कुल इसी चीज का खतरा है। कराची में इंतखाबात हुए, देखें क्या हो रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं लिमिटेशन में, और जिस तरह से इंतखाबात को कंडक्ट किया गया उसमें लोगों को शक व शुबा है। एक सिर्फ सियासी जमातों को नहीं है, सहाफियों को नहीं है, काम कराची वाले को है। तो अगर आपने इसी तरह के इंतखाबात करवाने हैं जिसमें कहते हैं जानिबदाराना आप केयर टेकर गवर्नमेंट्स लाएंगे, उसका मतलब है कि आप एक बीज बो रहे हैं ना इत्तेफाकी का, एहतजाज का, और तजाद का, और महाजराई का। अगर आप ये काम जाहिर है कि वो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद रख दी आपने। इससे आप हुकूमत की सिंसियरिटी का, उसकी मतलब है अक्ल व फहम का आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो लोग संजीदा ही नहीं है इस मामले में। वो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान पर आए, वो तो खराब को मजीद खराब करना चाहते हैं। टाइम बहुत कम है, जस्ट हैव 1 मिनट, तो मैं जल्दी से आपका क्विकली तजिया चाहता हूं। ये जो दोनों असेंबलियां तहरीक इंसाफ ने तहलील की है, खास तौर पे कल खैबर पख्तूनख्वा भी हो गई, तो अब तहरीक इंसाफ का जो मौजूदा सियासत है इसमें आप क्या स्टैंडिंग देखते हैं? ये कैसा रहेगा इनके लिए? डू यू थिंक चैलेंजिंग हो जाएगा इनके लिए अपनी कैंपेन्स को लेकर चलना, जब दोनों असेंबलीज में पावर में नहीं है लोग और नेशनल असेंबली में भी नहीं है? नहीं देखिए, उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा होगा कि अगर हम हुकूमत छोड़ेंगे तो उसके बाद हमें और ऑपोजिशन हमारे ऊपर कोई एक सपोर्ट नहीं होगी किसी हुकूमत की। ये इंतखाबात में जाने का और कोई रास्ता नहीं है, और यही अगर इनको भी तैयारी करनी पीडीएम को, इन्हें भी इक़्तिदार छोड़ना पड़ेगा, गैर जानिबदार लोगों को लाना पड़ेगा ताकि मुल्क शफाफ इंतखाबात हो। तो मैं नहीं समझता इतनी चैलेंजिंग होगी, क्योंकि पीटीआई जो है वो भरोसा कर अवाम में अपनी मकबूलियत पर, और वो जो हुकूमत के इक़दाम है उससे हुकूमत मजीद गैर मकबूल हो रही है, और लामहला उसका फायदा जो है वो पीटीआई को पहुंच रहा है, क्योंकि हुकूमत जो है ना मईशत पे ना सियासत पे कोई रोड मैप देने में कामयाब हो रही है। उनके यहाँ से एक मेच्योरिटी, और सबसे ज्यादा लोगों को जो शक व शुबा है और लोग इनको पसंद नहीं करते, उसकी वजह कि इनके जो भी इक़दाम हैं
वो सिर्फ अपने खानदानों को और कुछ अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए। लगता है कि उनका ताल्लुक ही नहीं है। कश्मीर पे इन्होंने एक बयान दिया वज़ीर आज़म ने अरेबिया टीवी को, उसमें आप देखिए कि अगले दिन फॉरेन ऑफिस को क्लैरिफाई करना पड़ा। अगर इतना इमाम है कि इन वज़ीर आज़म को कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का स्टांस नहीं, पर शर्म की बात है, ढूंढने की बात है। स्टांस है पाकिस्तान का कि भारत जो है अपने अगस्त 5 इक़दाम को रोल बैक करे, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। ये वहां जाके गड़बड़ा रहे हैं कि जी यूएई आपकी मुज़ाकरात करा दे, जबकि भारत आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ताली भी बजा दी आमिर साहब, ताली भी बजा दी और ताली बजा के दिखाया एंकर को कैसे ताली बजती है। दिस वाज आवर प्राइम मिनिस्टर। खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनालिसिस। टाइम हमारा का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एनालिसिस आपने सुना करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे। टेक अ ब्रेक के बाद वापस साथ में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बाकायदा तौर पे कुछ इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। जेनेरिक गुफ्तगू हमने पहले भी की। इस वक्त जो हमारी मईशत है यकीनी तौर पे कुछ एक ऐसे भंवर में फंसी है कि निकालने के लिए कोशिश भी हो रही हैं, बड़े लंबे लंबे इजलास भी हो रहे हैं। अपनी जो फाइनेंशियल टीम है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उसको भी एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन एज ऑफ सडन स्टार्ट कोई सूरत नज़र नहीं आती। इस वक्त कोई उम्मीद भर नहीं आती कि पाकिस्तान करे क्या। कल गवर्नर स्टेट बैंक की FPCCI की एक तकरीब में शिरकत थी, जहाँ पे जो मुख्तलिफ चेंबर्स के लोग थे उन्होंने दुआइयाँ दी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं, सैकड़ों हो गए हैं, हज़ारों हो सकते हैं अगर ये मामला हल ना हुआ। LCs खुल नहीं रही हैं, जो कि पाकिस्तान को डॉलर्स की शॉर्टेज का प्रॉब्लम है। कल उन्होंने कहा कि हम 33,000 LCs के हवाले से छानबीन कर चुके हैं और अब इस मामले को हम स्ट्रीमलाइन करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो बहुत कशीदा मैं कहूँगा इसको, और बिजली की कीमत में भी इजाफा किया गया है। सो थिंग्स आर नॉट वेरी राइट। इस वक्त डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हाँ हम जरा डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। हम इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे हैं और IMF की नवी किस्त को भी हमने डिस्कस किया अपने आगाज़ में कि अगर इस किस्त से पहले जो IMF ने शराइत मजीद सख्त करने के हवाले से कहा है तो उससे महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। ये जो IMF प्रोग्राम की बहाली या किस्त की जो के लिए उसको जारी होना है, पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो भी बहुत वर्स्ट होने वाले हैं। इस हवाले से बताइएगा। यकीनन IMF पे बात करने से पहले हमें ये भी देखना होगा कि अगर IMF की किस्त नहीं आती तो फिर क्या उसके मनफी असरात होंगे, और वो मनफी असरात बहुत ज्यादा हैं। यानी आपने देख लिया कि कल वर्ल्ड बैंक ने भी अपना एक $1.1 बिलियन का लोन जो है वो अगले माली साल के लिए डेफर कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने एनर्जी सेक्टर डेट की रिफॉर्म पे काम नहीं किया। तो इस वक्त तमाम जो लेंडर्स हैं वो जिन रिफॉर्म्स पे काम होना चाहिए, जो पाकिस्तान ने कमिटमेंट्स की हुई हैं कि एनर्जी को खसारे पे नहीं बेचेंगे, खा वो बिजली है, तेल है या गैस है या अपना रेवेन्यू जो है वो मोबिलाइज कर रहे होंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें की हुई है पाकिस्तान ने कमिट, और ये पाकिस्तान के फ़ायदे में। तो अब तमाम लैंडर्स ये पूछ रहे हैं, और उससे पहले कि दोस्त ममालिक भी डायरेक्टली ये चीज़ें जो है वो डिमांड करना शुरू कर दें। पाकिस्तान को वक्त ज़ाया किए बगैर IMF प्रोग्राम में चले जाना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो यही होंगे कि इन चीज़ों के नर्ख बढ़ जाएंगे, टैरिफ बढ़ जाएंगे, या अगर IMF कहता है कि डॉलर इसलिए बैंक अकाउंट्स पे नहीं आ रहा कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट में 30 रुपए का फर्क है, और इस फर्क को कम किया जाए तो उसका जाहिर है कि नतीजा यही निकलता है कि रुपए की कदर में कमी की जाए, जो कि इन एनी केस हो चुकी है। आपको इंटरबैंक रेट पे डॉलर नहीं मिलता, बाहर से आपको ब्लैक में प्रीमियम देके ग्रे मार्केट से लेना पड़ रहा है, तो वहां पे रुपए की कदर जो है उसमें कमी आएगी। लेकिन अगर IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते तो फिर इससे ज्यादा महंगाई होगी, क्योंकि डॉलर खत्म हो चुके होंगे, और खुदा न खास्ता श्रीलंका वाली सिचुएशन की तरफ हम चल रहे हैं, यहाँ पे के लोगों की जेबों में थैलों में रुपए भर के और वो पेट्रोल पंप की लाइनों में लगे होंगे, या मेडिसिन लेने के लिए लाइनों में लगे होंगे, या गंदम की लाइनें तो हम पहले देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो डॉर फार्मूला है, ये जो आपने लिक्विडिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये फार्मूला पुराना है, आपको पता है, नया नहीं है, जिसका वो क्रेडिट भी लेते रहे कि हमने 100 रुपए पर डॉलर की कीमत है उसको महदूद रखा। जब से डार साहब आए हैं, डॉलर साहब हिले नहीं है। ऐसे ये वाली चीज़ चल रही है, मतलब 220-25 के आसपास ये डॉलर रुका हुआ है, और आपको मुझसे बेहतर पता है कि इससे ज़्यादा का ट्रेड हो रहा है और लोग देने के लिए तैयार हैं, और लीकेज भी बहुत ज़्यादा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो इक़दामात उठाए जाने चाहिए हैं
जो डॉलर बाहर जा रहा है, चाहे वो कानूनी या गैर कानूनी तरीके से, आप भी एन इकोनॉमिस्ट उन इक़दामात से मुतमईन है? क्या रियासत पाकिस्तान हंगामी बुनियादों पर वो इक़दामात कर रही है जो इसके लिए किए जाने चाहिए? देखिए इमरान, इस वक्त जब आपकी अनसर्टेनिटी और पैनिक फैलेगा इकोनॉमी में, तो उसमें एक तो यो हम बात करते हैं स्मगलिंग की अफगानिस्तान की, उसके अलावा जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है बड़ी तेजी के साथ जारी है। यानी सिर्फ जब तक वो रुपए की कीमत जो है वो मुस्तहकम नहीं होती और वो ओपन मार्केट और इंटर बैंक का जो डिफरेंस है वो कम नहीं होता, सारी जो रेमिटेंसेज आ रही हैं, ये सारी जो प्रोसीड्स आ रही हैं एक्सपोर्ट्स की, वो तो आपकी हुंडी और हवाला के जरिए आ रही है। तो या एक और जो सिलसिला इस वक्त चल रहा है ये है कि जो बाहर बैठे हैं लोग, जिनके भी जानने वाले हैं, वो बाहर से डॉलर या पाउंड परचेज कर रहे हैं और यहाँ पे रुपी जो है वो पाकिस्तान में पे कर रहे हैं। तो जब ये चीजें चल रही होंगी तो जाहिर है कि डॉलर को डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको पता है कि रुपया जो है वो तेजी के साथ डेप्रिशिएट हो सकता है, तो हर कोई जो डॉलर खरीद सकता है वो डॉलर खरीदने की कोशिश करेगा, या हैं असासे उनको बाहर मुंतकिल करने की कोशिश करेगा कि इनकी वैल्यू जो है 1/3 रह जाएगी या क्या रह जाएगा। चीजें जो है ये पैनिक फैला रही है और रूमर्स फैला रही हैं, और इसके लिए हमें फौरी तौर पे और PMLN की जो माशी टीम है उनको इस डिफरेंस को कम करना होगा। बेसिक चीज इस वक्त है कि उसको जो मुआशरत बचानी है या सियासत बचानी है। जाहिर है कि जिस तरह के इक़दामात लेने पड़ेंगे वो पंजाब के इलेक्शंस पे, पंजाब असेंबली के इलेक्शंस पे, KP असेंबली के इलेक्शंस पे उनका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो हुकूमत इस वक्त वो ना उगल पा रही है ना निगल पा रही है। अगर वो पेट्रोल महंगा करती है, बिजली महंगी करती है, गैस महंगी करती है, जाहिर अपोजिशन उसका फायदा उठाएगी और इलेक्शन में उनको ये मुश्किलात होंगी। यानी अब इसको सियासत को साइड पे रख के इकोनॉमी इस वक्त प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर हमें मुल्क के हालात बेहतर करने हैं या इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर करनी है। डॉक्टर आबिद करीम सलेही, जिस तरह से आपने IMF की किस्त के हवाले से तो बात की, लेकिन पिछले दिनों जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस थी उसमें दीगर दोस्त ममालिक से भी पाकिस्तान को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मद में बहुत सारी रकम के हवाले से ऐलान किया गया था, प्लेज किया गया था। आपको लगता है कि उसका भी जो एक प्रोसेस है ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म है और 3 साल के अरसे पे मुहित ये जो मनी है वो किसी न किसी शक्ल में आएगी पाकिस्तान, तो उससे कुछ इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर होगी जो हम दोस्त ममालिक पर रिलाय कर रहे थे? देखिए बदकिस्मती से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो है वो है फंडेड मनी है प्रोजेक्ट्स के लिए, वो बजटरी सपोर्ट नहीं है। दूसरा जो है कि ये चौथी हमने डोनर कॉन्फ्रेंस या दोस्त ममालिक की कॉन्फ्रेंस की, पहले अर्थक्वेक पे की थी, फिर 2009 में फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान की, फिर 2010 के फ्लड्स पे की, और अब ये चौथी मरतबा जा रहे हैं। बहुत सी प्लेजेस मटीरियलाइज नहीं होती हैं, बहुत सी प्लेजेस जो है वो रीलेबल होकर वहाँ पर प्रेजेंट हो जाती हैं, और अक्सर का जो प्रोजेक्ट बनाने का सिलसिला इतना तवील होता है कि उसमें टाइम लगता है, और फिर उसके बाद वो सस्पेंड हो जाता है अगर प्रोजेक्ट पे काम जो है वो खातर का ना हो रहा। तो उस रकम को बहुत अच्छी बात है कि वो आ जाए और उससे कुछ जो है रिलीफ पहुंचे। लेकिन जो करंट क्राइसिस है उसमें मैं उसको बहुत ज्यादा उसका अमल। अच्छा, मैं वंस अगेन आपकी तवज्जो इसकी जानिब दिलाना चाहूँगा। एक तो अपनी मुआशी टीम को वुसअत दे रहे हैं, वकार मसूद साहब को भी दोबारा रिपोर्टेडली शामिल कर रहे हैं अपनी टीम। हमने पिछले ख़ास तौर पे जब ये PDM की गवर्नमेंट आई, जब मिफ्ता इस्माइल साहब इसको देख रहे थे, और फिर उसके बाद जब इसाक डार साहब आए, इसाक डार साहब ने वो होता है ना कि गाड़ी की आउटर बॉडी नहीं होती है लेकिन उसमें इंजन पुराना होता है, तो जाहिर बात है उसने उसी तरीके से परफॉर्म करना है जितना उसका इंजन कैपेसिटी होती है। ऐसा कोई तजर्बा किया है या करते हैं इसाक डार साहब? लगता है क्या अमर माने हैं अगर आपने कल भी IMF में के अंदर जाना है? ये वही गलती है जो तहरीक इंसाफ ने की थी डॉक्टर साहब, कि उन्होंने डिले किया, मीडिया प्रेशर को देखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए कशकोल तोड़ने की कोशिश की, कशकोल और पक्का हो गया। फिर PDM वालों ने शुरू में वही गलती की, डिलेज किए, वही मसला हुआ, और अब फिर हम वही गलती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी और हम लेट हो जाएंगे। तो क्या अमर माने हैं कि इसाक डार साहब ये कड़वा घूंट नहीं भर रहे? हालांकि सियासी तौर पर इसका नुकसान जो होना था वो हो चुका और मजीद होगा, इसके अलावा कुछ चारा दिखता नहीं है, ऐसा लगता है। देखिए कड़वा घूंट तो यही है ना कि इसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल आउटफॉल आएगा। आप देखिए कि पंजाब में इलेक्शन होने हैं, पंजाब PMLN इसको अपना गढ़ कहती है। अब अगर पंजाब का वोटर इस चीज पे नाराज हो जाए कि जी
पीडीएम हुकूमत ने आके बिजली के बिल बढ़ा दिए, गैस के बिल बढ़ा दिए या डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया, तो वोट तो वहां पे नहीं मिल रहा होगा। यानी आज भी डैमेज हुआ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन अभी भी जो पीडीएम का वोटर है उसके पास एक फेस सेविंग मौजूद है कि जो हुकूमत ने महंगाई नहीं की। या अगर केपी के इलेक्शन होते हैं तो केपी में भी ये सिलसिला होगा। तो ये बहुत क्लियर होता जा रहा है कि या तो ये तमाम इकदाम जो है इनको बहुत जल्दी देना पड़ेगा, या फिर हुकूमत जो है वो अर्ली इलेक्शंस के बोर्ड में आती हुई नजर आ रही है कि जो उनके पास रिजर्व्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद इलेक्शन करवा दिया जाए। जो केयर टेकर है और आने वाली हुकूमत पीडीएम की हो या पीटीआई जो भी आए, वो दोबारा से IMF का प्रोग्राम निगोशिएट करे और ज्यादा मुश्किल फैसले करे। तो ये दूसरा पॉसिबल सिनेरियो है। और तीसरा जो सिनेरियो जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जो कि पीटीआई की हुकूमत ने भी अपने पहले साल में किया था, दोस्त ममालिक पर रिलाई करने का असद उमर साहब के जमाने में, वो अब अगेन हुकूमत को पता है कि उनके बायलैटरली किस तरह के नेगोशिएशन वो चल रहे हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो आपके ऑप्शन काम ना आए तो फिर ये होगा कि हमें 100 डंडे भी खाने पड़ रहे होंगे और 100 प्याज भी खाने पड़ रहे होंगे। इसका मतलब आपको लग रहा है कि हुकूमत अभी जो बायलैटरल ऑप्शंस हैं उसको फोकस कर रही है, शायद उनको है कि उसमें कोई जूस है जो मिल जाएगा उनको। जाहिर है कि हुकूमत, अगर हम सब परेशान है तो हुकूमत भी तो परेशान है ना। ये तो नहीं कि हुकूमत हाथ पे हाथ रख के बैठी है। लेकिन इस पर टॉपिक्स भी मैटर करती है। आपके पास रशिया का एक डेलीगेशन एनर्जी निगोशिएशन के लिए इस्लामाबाद में मौजूद है। कोई 16 के करीब उनके जर्नलिस्ट उनके साथ है, कोई 70-80 लोगों का डेलीगेशन है। अब जाहिर है कि जब आप ये निगोशिएट कर रहे हो, पाकिस्तान का हक है कि वो निगोशिएट करे, तो उस वक्त आपको नजर आएगा कि वाशिंगटन जो है वो इस पे किसी न किसी वो डायरेक्ट अगर नहीं भी कोई रिएक्शन देता, या वेस्टर्न कैपिटल जो है वो डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं भी देते, तो आपको इनडायरेक्ट रिएक्शन जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, वो हमने वाशिंगटन को इतनी बार साजिशी कह दिया है कि वो वाशिंगटन अब क्या रिएक्शन दे, सुन हो गए वो, ऐसा लगता है लाइटर हैंड। थैंक यू। रिएक्शन तो मिल गया ना कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो थी लोन की पेमेंट जो थी वो उन्होंने 6 महीने आगे कर दी। तो रिएक्शन ज़ाहिर डायरेक्ट तो नहीं होगा पाकिस्तान को, ये तो नहीं कह सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब टाइम हमारा खत्म हो गया, शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और अहम मुआशी मामलात के ऊपर डॉक्टर साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। हालात ठीक नहीं है, आपने सुन लिया, क्या रिपीट करें। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक स्टोरी है जो हमने आपके साथ शेयर करनी है और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से। बिल्कुल, लंदन के वज़ीर आज़म के साथ एक वीडियो जारी की गई जिसमें बिलावल ने उनसे पूछा कि कुछ अर्से पहले पाकिस्तानी आम जो है हमने आपको भेजे थे, और वज़ीर आज़म ने उनके कहा कि आप पाकिस्तानी आमों के बारे में क्या कहेंगे। जब बिलावल भुट्टो ने उनसे पूछा तो उस पर उनके वज़ीर आज़म ने कहा कि इसका जवाब आपको पहले से मालूम है, वो आम बेहतरीन थे और हमें काफ़ी पसंद आए। बिल्कुल जी, ये बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान और लग्ज़मबर्ग के जो वज़ीर आज़म है उनके दरमियान ये बात हुई है और इस मौके पर ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी। इन आमों का सफ़ीर उन्होंने कहा जी हम आपको बनाना चाहते हैं। आम भेजने पर बिलावल का शुक्रिया भी अदा किया। ज़रा सुनिए, दिलचस्प वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ स्विट्ज़रलैंड में हूँ। वज़ीर आज़म लक्समबर्ग मेरे साथ है और मैंने इस साल आम भेजे थे लक्समबर्ग को और मैं चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तानी आम के बारे में अपना राय दें। Hello, I'm in Switzerland at Davos with the Prime Minister of Luxembourg, who we sent mangoes to earlier this year, and I would just like him to share with you his experience with Pakistani mangoes. Over to you, Mr. Prime Minister. He knows the answer. I love them. I have to tell you that he wants to nominate me ambassador for mangoes in Luxembourg, but I still have a job for the moment, so I'm still the Prime Minister for several. I hope for some more time. One, कि मैं भी Prime Minister हूँ, मेरे पास जॉब है लक्समबर्ग का, इन्होंने मुझे ambassador बनाने को कहा था। It was a very cute आमों का, yeah. So it was a cute video और आम मशहूर है वैसे सिंधी बहुत। क्या बात है पाकिस्तानी आमों की। ब्रेक लें जी, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है एक अहम शख्सियत को ट्रिब्यूट देने का। रोज़ाना की बुनियाद पे जो भी अहम शख्सियात हैं जिनसे जो दिन मंसूब होता है हम ज़रूर उनको याद करते हैं। आज हम इस वक्त बात कर लेते हैं कानों में रस घोलने वाली बेहतरीन प्लेबैक सिंगर और बेहतरीन गुलकारा महनाज बेगम साहिबा की, जिनको मद्दाहों से बिछड़े आज 10 बरस बीत गए हैं। महनाज बेगम के हवाले से आपको बताएं तो 1955 को वो कराची में पैदा हुई। उनका असल नाम कनीज़ रज़ा था। वो बरे सगीर की मारूफ मुगन्निया और सोस ख्वां कुजन बेगम की साहबजादी थी। महनाज बेगम ने 1972 में फ़नी करियर का आगाज़ किया और ऐसी उड़ान भरी कि पलट कर ना देखा।
महनाज बेगम ने रेडियो, टीवी और फिल्म में अपनी आवाज का जादू जगाया। उन्होंने मजमूई तौर पर 1500 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कराए। बेगम को इब्तिदाई से मारूफ मौसीकार निसार बज़मी, रोबिन घोष और वजाहत से नामवर मौसीकार का मौका मिला। उन्होंने मुख्तलिफ अक़साम के गीत गाए, ताहम गज़ल, ख्याल, सलाम, नोहा और मुख्तलिफ में महारत रखती। महनाज बेगम ने अवार्ड्स अपने नाम किए। 1973 से लेकर 1985 तक अवार्ड्स अपने नाम किए। पाकिस्तान में महनाज बेगम तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। महनाज बेगम ब्लड प्रेशर इन्फेक्शन में मुब्तला होने के बायस 19 जनवरी 2013 से अमेरिका जा रही थी। खराब होने की वजह से दौरान इंतकाल कर गई। दौरान सफर इंतकाल के बाद इस हवाले से तो हमने आपको बताया, महनाज बेगम अगर नहीं मगर उनके गाए गीत और गजलें आज भी ज़बान। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत मीठी आवाज़ की महनाज बेगम साहब, और एक मुनफरिद आवाज़ रखती थी और इनकी आवाज़ से हो जाती थी फिल्मों के अंदर। अल्लाह गरीक़ रहमत करे। देख लेते हैं जी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू करते हैं सहाफ़त और अदब के बहुत बड़े नाम थे जिनकी उनकी भी से पहले हम महनाज साहिबा को मुन्नू भाई की जो सहाफ़त के अंदर और अदब के अंदर जो उनको तज़किरा करें, जिसे कहते हैं वाला जिक्र हो जाता है। उनके बेबाक लहजे की अदब शनासों और दर्द दिल रखने वालों में इंतहाई मकबूल आदमी थे और तमाम ज़िंदगी बेहतरीन किस्म के लिखारी के तौर पर गुजारी। बहुत से लोगों के लिए, हम जैसे यंगस्टर्स के लिए और आने वाले बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पे मौजूद हैं। और अपनी जो बाकी मानदा ज़िंदगी थी, जो आखिरी अयाम थे मिला, वो थैलेसीमिया के नाम किए और सुंदस फाउंडेशन के नाम से एक इदारा बनाया जो आज भी और बेहतरीन तरीके से चल रहा है। सर, वहाँ पे बहुत सारे थैलेसीमिया के बच्चों का इलाज हो रहा है और बहुत मुफ्त इलाज भी हो रहा है, साथ मिनिमल उसके साथ भी हो रहा है। लेकिन स्टिल जी उनके जाने के बाद भी उनका जो ये लगाया लेगेसी है, हाँ उनकी लेगेसी है, उनका लगाया जो ये शजर है ये अभी तक चल रहा है। जिस तरह से थैलेसीमिया एक बहुत मेजर इशू है पाकिस्तान जैसे ममालिक में, उनका इलाज होना। और हमने 2-3 दफा हमें ये इत्तेफाक भी हमारी टीम को हमने सुंदस फाउंडेशन में जाके अपने मुख्तलिफ सेगमेंट्स को भी रिकॉर्ड किया। बहुत ज़बरदस्त ये ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा इनका तरीकाकार है। तो आप डोनेट ज़रूर कीजिए, चूँकि थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं इनको मुसलसल खून की ज़रूरत होती है, तो मुसलसल इनको ये अतिया चाहिए होता है। तो आप अपनी डोनेशन ज़रूर किया कीजिए सुंदस फाउंडेशन को, और मुन्नू भाई के लिए हमारी दुआएं हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और करंट अफेयर्स के हवाले से न्यूज़ है, दैट्स अबाउट इंटरनेशनल वर्ल्ड। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म बड़ी मशहूर जिसिंडा आर्डर्न, आपको मालूम है, बड़ी मकबूल हुई थी। उनके फैसले, उनके कुछ अवाम के साथ राब्ते बड़े मशहूर थे, अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं। ये इस्तीफ़े का ऐलान उन्होंने जो उनकी पार्टी का सालाना इजलास था उसके दौरान किया। 42 साल की उम्र है उनकी और दुनिया भर के अंदर इनका बड़ा कद है इनका। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के हवाले से जो मुख्तलिफ मामलात थे उससे वो मुस्ताफ़ी हो रही हैं। मौसम गर्मा के वक्फे के दौरान इस बात पर उनका कहना था कि मैंने गौर किया कि आया उनके पास ये मनसब जारी रखने की एनर्जी मौजूद है या नहीं, लेकिन शी सेड कि मैं अब एग्जॉस्टेड फील करती हूँ। उन्होंने कहा कि उस नतीजे में पहुंची कि उन्होंने क्रिसमस ब्रेक में ये सोचा और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो ऐसे हालात में अपनी पोजीशन पर काम जारी रखना न्यूजीलैंड के हक में तो बेहतर हो सकता है। और साथ साथ आपको ये बताएंगे 2017 लेकिन उन्होंने कहा कि एनर्जी कम हो गई, मुझे लगता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, तो इट्स नॉट गुड फॉर न्यूजीलैंड। यस, तो 2017 में मुंतखब हुई थी और उसके बाद उन्होंने 37 साल की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन वजीर आजम होने का एजाज अपने नाम किया था, जबकि वो दुनिया की दूसरी लीडर थी जिन्होंने वजारत उज़्मा के मनसब के वक्त जब थी, जो वो प्रेग्नेंट थी और उसके बाद उन्होंने बेबी एक डिलीवर किया था। और उनके हवाले से पाकिस्तान में आई थिंक बेनज़ीर भुट्टो के पास है और ये दूसरी खातून है। 7 फरवरी तक ये राय सर अंजाम देंगी। उसके बाद 42 साल की उम्र में ओहदा छोड़ दिया कि अब एनर्जी नहीं है। इधर 70 साल के लगे मैं दोबारा से किसको कह रहे? सब हमारे लीडरान, दे आर ऑल 70+। माशाल्लाह। हमने सफर शर देखना है, वादी सून का जिक्र है, जहाँ पे रोज जश्न बहार होता है। आज क्या दिखा रहे हैं वकार मलिक, देखते हैं सेगमेंट सफर शर। ये वादी सून है। वादी सून में नौशहरा अफसानों का मजमुआ शहर है। इसी नौशहरा में एक अफसाना अजायब सिंह का है। ये अजायब सिंह की अजब कहानी है, गजब कहानी है। इस कहानी के 2 किरदार हैं, अदनान आलम आवान और अजायब सिंह। दोनों में एक बात मुश्तरक है, दोनों धरती से जुड़े इंसान हैं। अजायब सिंह 1947 में भारत हिजरत कर गए।
चंद बरस पहले उन्होंने फेसबुक पर अपने शहर, अपनी वादी सून को याद किया। अदनान आलम अवान ने उनकी ये पोस्ट देखकर उनका घर खोजा, स्कूल में वो रजिस्टर ढूंढे जिनमें उनका नाम दर्ज था, उनके हम जमात ढूंढे। अदनान आलम अवान ने स्कूल के उस रजिस्टर की तस्वीरें, उनके पुराने घर की तस्वीर और उनके हम जमातों की तस्वीर अजैब सिंह को भेजी और अजैब सिंह ये सब कुछ देखकर बहुत रोया। हैरत अंगेज, नाकाबिले यकीन, क्या खूबसूरत चीज आपने दिखाई है, क्या बात है। मैं चाहता हूँ कि अगर हम यहीं पे वो जो आपने कहानी अजैब सिंह की बताया उसने, वो क्या है? जी, इस गुरुद्वारा के बिल्कुल मुतसिल एक सिख का घर था। बहुत यानी कोई 8 साल पहले फेसबुक पे मैंने एक सिख जो है उनको देखा कि ही अनाउंस दैट आई एम फ्रॉम नौशहरा। अच्छा, ठीक है। मैंने उनसे थ्रू ईमेल आई सेंट हिम एन ईमेल और आफ्टर 3 months सडनली देयर वाज अ पॉप अप इन द ईमेल एंड रिप्लाई फ्रॉम दैट पर्सन। खैर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा घर गुरुद्वारा के साथ जो बिल्कुल अटैच था वो मेरा घर था। आई रश टू द सून वैली, आई वाज एट इस्लामाबाद और मैंने आके तस्वीरें ली और मैंने गेट, क्योंकि उस वक्त जो उनके घर के 2 हिस्से अभी भी बाकी थे, उनकी ड्योढ़ी थी जिसके अंदर छतों पे जिस तरह इसमें नीला रंग है वो बिल्कुल ऐसा ही नीला रंग अभी भी था। जब मैंने ये तस्वीर उनको भेजी और उनकी फैमिली, डेफिनेटली उनकी मिसेस भी आई और वो लोग यहाँ से, ही वाज 9 or 10 year old when he left। उनकी डेट ऑफ बर्थ 1937 की है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया बाद में कि जब हमें तस्वीर भेजी तो सारी फैमिली इकट्ठी और वो रोए एंड दे वेप्ट लाउडली। और फिर उन्होंने मुझे, उसके बाद मेरा उनसे रब्ता है, वो मुझे ईमेल शेयर करते हैं और आफ्टर एट दैट टाइम, चूंकि ये मेरी 2015 की स्टोरी है, तो आफ्टर 68 years उन्होंने अपना घर देखा और उनके मैंने क्लास फेलोज ढूंढे जिनके मैंने इंटरव्यू किए और उन्होंने दोनों साइडों ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि वी वर क्लास फेलोज। क्या बात है। और ये जो आपने दरवाजे की तस्वीर भेजी थी और वो जो सोशल मीडिया पे, अब वो आप दरवाजा नहीं है, अब तो दरवाजा तब्दील हो गया, तो वो जो दरवाजा है वो पुराना दरवाजा था, यानी उस वक्त आपको वो एग्जैक्टली वही दरवाजा था जिसमें अजैब सिंह अपने बचपन में खेलते थे। और जो यहाँ उनके क्लास फेलो थे वो उन्होंने बताया कि ये जो स्कूल टाइम में गुड़ जो है ना वो खाया करते थे या वो दूसरे से ले लिया करते, छोटी बातें थी। और उनके क्लास फेलोज ने कहा जी बिल्कुल वी रिमेंबर अजैब सिंह। अजैब सिंह इज वेरी ओल्ड एज इन न्यू दिल्ली। अजैब सिंह है जी, हयात है। और वो नॉट ओनली वो बल्कि और भी सब वो लोग जो यहाँ से गए, उनकी आखिरी ख्वाहिश यही है कि अपनी जन्म भूमि को देखें, एक दफा देखें, लेकिन सडन एनवायरनमेंट कुछ नहीं आ सकते। लेकिन अजैब सिंह को हमारी तरफ से, यहाँ से, अदनान आलम अवान और मेरी तरफ से और एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से बहुत मोहब्बत। उन्होंने कभी यहाँ कहा है कि पाकिस्तान आने का, कभी वो देख सकें? हेल्थ इश्यूज है उनके, उन्होंने ख्वाहिश तो जाहिर की है। यहाँ के उनको जो पुराने थे वो आपने उनसे इंटरव्यू करवा के उनकी तस्वीरें भी भेजी? जी जी बिल्कुल, वीडियो भेजी एंड एवरीबॉडी फ्रॉम द बोथ साइड्स। यहाँ के लोग थे वो बड़ा याद था उनको अच्छी तरह। अच्छा, यानी जो आप देखें कि जो लोग प्री पार्टीशन में जिनकी एज 10 साल के आसपास थी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1936 से 38 है, तो उन लोगों की मेमोरीज हैं। दे रिमेंबर देयर क्लास फेलो नेम्स, सर्टेन लोकेलिटीज लाइक द बिल्डिंग एंड द सराउंडिंग, तो उनको याद है जी बिल्कुल। देखिए, ये एक ऐसी कहानी है। फसादात पे नाजरीन बहुत सारे अफसाने लिखे गए और मंटू साहब से लेके कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, अशफाक अहमद, बहुत कुछ लिखा गया है। ये एक कहानी है जो शायद किसी ने ना लिखी हो और इस कहानी का मैं तो समझता हूँ कि जो मुसन्निफ है वो अदनान आलम अवान है। वादी सून में नौशहरा जाइए, अंदरून नौशहरा देखिए, ज़ाहिर पोशीदा खजाने देखिए और खजानों की नाकदरी पर मातम करते हुए वापस आइए। नौशहरा अफसानों का मजमुआ शहर है। हर अफसाना ऐसा अनोखा, ऐसा दिलचस्प कि इंसान इसी अफसाने का होकर रह जाए। लेकिन अफसानों के इस मजमुआ शहर को, इस मजमुआ किताब को दीमक चाट रही है। हम सेहत के शोबा को हर वक्त रोते हैं। क्यों रोते हैं यह आज तक समझ नहीं आया। क्या सेहत के हवाले से हम पर फयाजियों की कोई कमी है? नहीं है। फिर गफलत है, नाअहलियत है। और गफलत और नाअहलियत पर क्या रोना? गफलत और नाअहलियत पर रोया नहीं जाता, उनको दूर किया जाता है। वादी सून को छोड़िए, सिर्फ नौशहरा शहर सेहत का एक बहुत बड़ा मरकज हो सकता है। अगर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती तो मकामी कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाकर बहुत कुछ किया जा सकता है।
ये गुरुद्वारा की खूबसूरत इमारत है। यह अजीम शान इमारत खंडर हो चुकी है। इसके अहाते में एक कुआं झाड़ झनकार की वजह से मुश्किल से नजर आता है। गुरमुखी जुबान में यहाँ पर तख्तियां लगी हुई है। सियाहत के हवाले से इस जगह में कितना पोटेंशियल है। क्या ये नौशहरा का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क नहीं हो सकता? लेकिन इस खंडर हो चुकी इमारत, इस शानदार अफसाने को पढ़ेगा कौन? जिस जगह हम खड़े हैं ये सिखों का गुरुद्वारा है, ठीक है। और इसकी जो एज है वो ऐसे डिटरमिनेट हुई कि इसके कुएं के अंदर कुछ मार्बल स्लैब्स हैं, हाँ, जिस पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कुछ 10 साल पहले इसकी फोटोज ली और जो सोशल मीडिया है, तो नीचे आपने कैसे ये काफी डेफिनेटली थ्रू सम जूम लेंस और हाँ इस तरह का यही भी खड़े होंगे इसमें आपके सामने अभी, और ये काफी सारी तख्तियां हैं, 10-12 इस वक्त भी स्लैब्स हैं जिन पे लिखा हुआ है। तो उस वक्त जो फिर सोशल मीडिया से इसकी ट्रांसलेशन हुई गुरमुखी में है, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन ईयर है इट इज 1938। ये जो कुएं, ये नो दिस होल बिल्डिंग ये इकट्ठी एक ही वक्त यहाँ पे इट वाज ए गुरुद्वारा, और इसमें उन लोगों के सबके नाम लिखे हैं जिन्होंने डोनेट किया, उन सब की ये है, और ये उनका एक सिलसिला भी है। पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी सिख हेरिटेज है इस किस्म का हमें रिकॉर्ड वहाँ पे मिलता है। ये वक्फे आम उनका कुआं था, ये दरवाजा था, और 90s तक ये कुआं इस्तेमाल होता है। अच्छा, और ये बहुत गहरा कुआं है, बहुत गहरा क्योंकि हमारा वाटर टेबल वो इसमें 150-200 फीट तक है। लेकिन ये जो वक्फ था यहाँ पे लोग, मेरी अपनी याददाश्त में अर्ली चाइल्डहुड में यहाँ पे ख़वातीन पानी पर, जितनी इसकी विड्थ है और जितनी फिर इसकी गहराई है, तो पुराने दौर के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बड़ी सरमायाकारी के ज़ुमरे में आता है। जी बिल्कुल, आसान नहीं था उस पे। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं, नौशहरा में अगर हम कहें कि जो लिविंग आर्कियोलॉजी है या जैसे कुछ चीज़ सर्वाइव कर रही है अभी तक, तो वो ये सिख गुरुद्वारा है। इसको बड़ा अरसा हुकूमत ने मुख्तलिफ ऑफिस यहाँ पे बनाई रखे। अच्छा। और फिर उसके बाद अब ये अबेंडेड हो गया है। हम तो शुरू से हमने इसमें इनको सजेस्ट ये किया था कि अगर नौशहरा में कहीं म्यूजियम बन सकता है तो दिस इज द बेस्ट प्लेस। यू सी द एंट्रेंस, आप देख रहे हैं कि जगह है बहुत, उस पे माइनर सी, उस पे माइनर और मेजर रिपेयर है। और उसके बाद जो जिस तरह भी हमने सरवर रहमान साहब के घर में जो चीजें देखी वो यहाँ पे आ सकती हैं। इसके अंदर बहुत बड़े हाल है, आप आए। ये तो एक पूरा जो इमारत है ना, ये तो एक तिलिस्म है। जो वो लोग जो सून में सकाफत इस पे काम कर रहे हैं, उनकी एक ही डिमांड है गवर्नमेंट से कि इस वक्त भी जो वो अशिया जो बाबा जी सरवर के घर में मौजूद है, तो या और भी लोगों के घरों में चीज़ें हैं, आपके सामने म्यूजियम ऐसे ही होता है जैसे ये हाल है। अगर इस हाल में सिर्फ इसको रिपेयर किया जाए तो ये बिल्डिंग बताते खुद आर्कियोलॉजी है, और इसके अंदर जो म्यूजियम होगा और लोग रश करेंगे। 80 सालों की इतनी खूबसूरत तामीर, और उसके बाद ये एक एक ईंट जो है जो गिर रही है, जो एक एक बाला है, तकरीबन मैंने कहूँ हमें कब एहसास होगा इन चीज़ों की, ये चीज़ें कितनी कीमती हैं और इन चीज़ों को किस तरह संभालना चाहिए। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इसका कुछ हिस्सा देख पाया। अब मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि आज से 20-30 साल बाद अगली नस्ल जो है वो इस जगह को कैसे देखेगी, अनटिल कि कोई ज़िम्मेदार इंसान जो है, कोई ज़िम्मेदार ओहदेदार जो है अरबाब इख्तियार में से, उसकी नज़र इधर पड़ जाए और उन चीज़ों को। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। आप देखिए कि ये पूरी स्लैब्स मौजूद है, ये सिर्फ इसको आर्कियोलॉजिस्ट अगर इसको रिमूव करे और आप अगर उस साइड में देखें तो वो आपको पूरा वो वहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। जी सारा लिखा, जी ये सारे गौरमुखी में लिखा, गौरमुखी है। और ये जो है इसका 1 ओम, एक खुदा, ये जो ऊपर वाला है वो भी यहीं से शुरू करते हैं, एक खुदा, और उसके बाद वो अपना मैसेज लिखते हैं। तो ये जो हॉल के अंदर है ये डेफिनेटली ये उनकी रिलीजियस प्रीचिंग होगी, और बाकी जो वेल में है तो ये आपके सामने इट इज स्टिल हियर। जो सिख बरादरी है जो देख रही है, उनके वाले से ये एक पैगाम कि ये जब भी आप आएँ तो यकीनन नौशहरा जो है वो आपका, पाकिस्तान जो है वो आपका इसी तरह इस्तेमाल करेगा। जब भी आप आएँ अपने हसन अब्दाल या किसी भी जगह पे, तो आप अदनान साहब से भी रब्ता कर सकते हैं। और वैसे भी आप नौशहरा जो है वो यूँ समझिए कि हमारे यहाँ एक अमूमन कहा जाता है तलगांग और सून से केसर वैली में कि ये आपका अपना घर है। वो जब कोई घर आता है ना, ये आपका अपना घर है, तो ये आपका अपना घर है। आप जब भी आएँ मोस्ट वेलकम, और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से लुत्फानंदोज़ हों। हाँ, अलबत्ता जाते जाते एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इस गुरुद्वारा है, यकीनन ये एक इंतहाई मुकद्दस जगह, तो इसमें अगर कोई चीज़ ऐसी वायलेट की हो जिससे आपके मजहबी जज्बात मजरूह हुए, तो आप यूँ समझिए कि लाइलमी में हो गए। अदरवाइज़ हमारे लिए भी बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह आपके लिए मुकद्दस जगह, हमारे लिए भी इस तरह मुकद्दस जगह। बहुत शुक्रिया आपका।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब हम आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट देसी फूड, जिसमें फरियाल राना हमें खिला रही हैं लक्ष्मी चौक की मशहूर इरशाद भट्टी की मुर्ग कढ़ाई। ओए लक्ष्मी चौक देखते हैं इसका देसी फूड। नाजरीन, लक्ष्मी चौक लाहौर का खानों का एक ऐसा गढ़ है जहां पर आपको मीठा, तीखा, नमकीन और हर तरह का खाना खाने के लिए मिलता है। नाजरीन, जब लाहौरियों का दिल करता है मजेदार सी कढ़ाई खाने के लिए तो वो लक्ष्मी चौक का रुख जरूर करते हैं। आज मैं आई हूँ लक्ष्मी चौक पर, जहाँ पर है इरशाद भट्टी कढ़ाई वाले। आए चलकर देखते हैं ये कितनी किस्म की कढ़ाई बनाते हैं और लोगों को का टेस्ट कैसा लगता है। आपने क्या ऑर्डर किया? हमने देसी चिकन ऑर्डर किया होगा। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ से? हम तो मेरे ख्याल में यहाँ 35-40 साल से आ रहे हैं। आपको खास बात क्या लगती है इनके खाने की? खास बात तो इनका जायका है। जैसे हम पहले खाना खाते थे वैसे ही टेस्ट अब भी है इनका। आप कहाँ से हैं? हम बाजौर से आए हैं। बाजौर से आए हैं। अच्छा, तो आपने क्या ऑर्डर किया, क्या खा रहे हैं आज? हमने मुर्गे का पीस सेलेक्ट किया था, वो खाने के लिए आए हैं। टेस्ट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बाजौर के टेस्ट से मिलता जुलता है ये? हाँ, बहुत। आप कहाँ से हैं? जी, मैं जोरडोम से आया हूँ। अच्छा, तो आपने क्या ऑर्डर किया? हम लोगों ने कढ़ाई मंगवाई है यहाँ पे, जो स्पेशलिटी है यहाँ की। क्या खास बात लगती है आपको इनके टेस्ट की? इनके मसाले बड़े ज़बरदस्त हैं जी। ये बनाते हैं जैसे कढ़ाई और इसका मसाला और लाइक एवरीथिंग और उसकी प्रॉपर वो बुनाई करते हैं और मज़ा आता है खाने। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के बहुत पुराने शेफ हाजी अनवर साहब। आप मुझे बताएं, आप कितने अरसे से ये कढ़ाई बना रहे हैं? मैं 45 साल से इधर बना रहे हूँ कढ़ाई। 62 का ये रेस्टोरेंट खुला हुआ है। तो आपके हाथ की बनी हुई कढ़ाई किस मशहूर शख्सियत ने खाई है? माशाल्लाह सारे ने खाई है। इमरान खान ने, मरियम नवाज ने, नवाज शरीफ ने और चौधरी शहजादी। कल कढ़ाई गई है हमारे पास, असम्बली की कढ़ाई जाती है हमारे। कितनी देर में एक कढ़ाई तैयार हो जाती है? जो देसी मुर्गा ना वो 45 मिनट से 40 to 45 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। और मक्खन वाला होता है। आप मटन की कढ़ाई भी बनाते हैं? मटन की कढ़ाई और चिकन की कढ़ाई, इन दोनों की रेसिपी में क्या फर्क है? देखिए, आप टमाटर प्याज एक ही, ये मसाला एक ही। हमारे जो टेस्ट है ना, आपको बता रहे हैं भाई, टेस्ट आधा होता है। अच्छा, आप माशाल्लाह दिन की कितनी कढ़ाइयाँ बना रहे हैं? हमारे मना ने साहब 2 मान, 3 मान, 5 मान, 6 मान ऐसा। कोई ऐसा नॉर्मल दिन होता 3 मान 2.5 मान का काम, लेकिन 5-6 मान का काम। आप कितनी तरह की कढ़ाई बना लेते हैं? हमारी माशाल्लाह वेट कढ़ाई बनती है, चिकन कढ़ाई, सादा, मटन मक्खन वाला, नॉर्मल, एल वाला। गाहक डिमांड करें भाई इस रंग की कढ़ाई या इस कलर की बना के दे, हम लोग। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर अब्दुल कादिर साहब। आप मुझे बताएं, ये काम सबसे पहले किसने शुरू किया था और कितना अरसा हो गया इस काम को? ये काम मेरे दादा अबू ने शुरू किया था। ठीक है, माशाल्लाह हमारे काम को कोई 60 से 65 साल हो गए हैं। यहाँ पर कौन कौन सी डिश तैयार की जाती है? यहाँ पे स्पेशल देसी मुर्गे की कढ़ाई, इसके अलावा मटन कढ़ाई, चिकन ब्रायलर कढ़ाई, मटन मछली बकरे की कढ़ाई में वो स्पेशल तैयार की जाती है। उसके अलावा कटाकट में गुर्दे, पूरे दिल, मगज, शाम्स, ब्रेन मसाला वगैरह ये अच्छा स्पेशल तैयार किया जाता है। अच्छा, और आपकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी ज़्यादा इधर हमारा देसी चिकन ज़्यादा स्पेशल चलता है। हम स्पेशल मसाले जहाँ से कढ़ाई तैयार करते हैं, इसमें मक्खन डालते हैं। हमारे कुक बड़े पुराने हैं माशाल्लाह, उस वजह से अल्लाह ने उनके हाथ में टेस्ट रखा हुआ है, जो खाता है वो बार बार आता है। डिमांड सबसे ज्यादा किस कढ़ाई की है? लोग क्या कौन सी कढ़ाई खाना पसंद करते हैं? ज्यादातर डिमांड देसी मुर्गे कढ़ाई की है। और अगर लोग ये कहें कि हमें स्पाइसी जो है कढ़ाई बना कर दें या फीके बना के दें? अब मैं आपको बताता हूँ, जो लोग कराची से आते हैं ना ज्यादातर, वो ज़्यादा चटपटा खाते हैं, और जो लोहरी हैं वो दरमियाना मिर्च, ज़्यादा काली हरी मिर्च का लाइक करते हैं। वो स्पेशल हम काली हरी मिर्च का बनाते हैं। मशहूर शख्सियत आपके पास आती हैं खाना खाने? मशहूर शख्सियत ये फिल्म इंडस्ट्री सारी आती है। क्या नाम है वो, अब तो फिल्म इंडस्ट्री वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी, आज से 20 साल पहले कह लें। लेकिन मशहूर शख्सियत वगैरह आती रहती है, मोहम्मद राना, रेशम, सारे तकरीबन खाना खाने आते हैं। अच्छा, आपके रेस्टोरेंट की टाइमिंग्स क्या हैं? टाइमिंग सुबह खुल जाता है तकरीबन 11 बजे, 11 से 12 के दरमियान। फिर रात को 11 बजे आजकल बंद कर देते हैं, क्लोजिंग है। नाजरीन, मेरे लिए देसी मुर्गे की मक्खन वाली कढ़ाई आ चुकी है, इसको ट्राई करते हैं। कढ़ाई का असल मजाक कढ़ाई में खाने से आता है। नाजरीन, इसमें वाकई ही मक्खन की खुशबू और जायका दोनों आ रहे हैं। आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम कुछ इंसानी ज़रूरियात के हवाले से, इंसान की
जो मुख्तलिफ लाइफ के अंदर कमिटमेंट्स होती हैं उसको लेकर, एंड देन उसके कुछ नताइज, यानी कि इंसान को ऐसे वाक़यात की जानिब ले जाते हैं, अनमिट ऐसे नकूश इंसान की ज़िंदगी में छोड़ जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सबक भी है, लर्निंग भी है। बुनियादी ज़रूरत आपको पता है इंसान का कम्यूट करना है, आना जाना है, नकलो हमल है, और मुख्तलिफ तरीके इसके लिए अपनाए जाते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ ट्रैफिक लॉज भी फिर बनाए जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन ममालिक में से है जहाँ सबसे ज़्यादा अब्यूज़ किए जाते हैं ट्रैफिक लॉज। इसी हवाले से हमने आज बात भी करनी है। मुख्तलिफ शोबे सितारे जो हैं वो इस हवाले से मैदान में आए हैं, दे आर वर्किंग कि हम जो अवेयरनेस है इसको लेकर आए लोगों के अंदर, और लोगों को ये बावर कराएं कि किस तरीके से अगर आप लॉस फॉलो नहीं करते तो वो किसी की जान लेने का बायस भी बन सकते हैं। ऐसे कई वाक़यात हम देखते हैं। और ऐसा एक वाक़या पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट हुआ जिसको हमने सोशल मीडिया पे भी देखा। एक नए आर्टिस्ट थे एहसन अनवर, जिनकी ट्रैफिक हादसे में मौत हुई, और मौत जो हुई वो उनकी गन्ना ट्राली से जो ट्रॉलीज में की जद में आकर ये हुई। और इसके अलावा पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, जैसे हमने पहले मेंशन किया, ट्रैफिक कावानीन की जो पाबंदी है या इस पर इम्प्लीमेंट होना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आए रोज़ हम ऐसे कई वाक़यात देखते हैं, बहुत सी नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियां इस तरह के कई हादसात में जान की बाजी हार बैठते हैं। रिपोर्टेडली दहशतगर्दी में इतने लोग नहीं मरते या वाक़यात में जितना ट्रैफिक हादसात में मरते हैं। आज इसी हवाले से हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर अदनान काजी मौजूद, इनसे हम बात करेंगे। ये इस हवाले से एक आगाही मुहिम चला रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन है, और उसके लिए इन्होंने अदालत का भी रुख किया है क्योंकि एहसन अनवर के हवाले से जो हमने आपके बात की वो उनके बड़े करीबी दोस्त थे जिनकी मौत वाक़या हुई इसी तरह के एक हादसे के अंदर। अदनान काजी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ऑब्वियसली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव इशू है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, एहसन अनवर के हवाले से भी, और इस तरह के कई ऐसे हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते शायद जो वाक़यात है, ट्रैफिक हादसात और इससे रिलेटेड जो स्पेसिफिकली इस केस की हम बात कर रहे हैं। हम ज़रूर चाहेंगे, आपने इस हवाले से कैंपेन का आगाज़ किया और सोशल मीडिया के ऊपर भी आप काफ़ी एक्टिव नज़र आए। ये कैंपेन है क्या और इसके पीछे जो भी आपका जो मुहर्रिकात हैं उनको भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए जी, बहुत सिंपल सी बात है। पहले तो मैं अपोलोजाइज करता हूँ कि मैं आपके स्टूडियो नहीं आ सका कुछ मसरूफियत की वजह से, लेकिन बहुत एक सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान में किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान जो है वो एक मॉब है, एक हजूम है, जैसे भेड़ बकरियों का हजूम होता है। उधर कोई मर जाए, किसी को कुछ हो जाए, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह, इसीलिए ये जो लॉज इंप्लीमेंट है, ना लोग लॉज इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, ना लॉज ये लोग करते, गवर्नमेंट नहीं करती। लेकिन गवर्नमेंट का काम बनता है कि वो लोग जहां पर उनको लॉज इंप्लीमेंट करने, फॉर एग्जांपल अगर वो मोटरवे पे गन्ने की ट्रॉलियां नहीं डालते तो उनको चाहिए कि भाई वो हाईवे पे भी यही रूल रखें। सवाल ये है कि एहसन तो चला गया, वो तो हम कुछ भी करें, नाचें गाएं, एहसन ने वापस नहीं आना। लेकिन एहसन जैसे और कितने एहसन जाएंगे, आप ये सोच भी नहीं सकते। ये वाकया क्या था जिसने आपकी सोच को ट्रिगर किया है? जरा एहसन के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए, हाउ इट हैपेंड। तो क्या हुआ था कि जब एहसन के कुल से मैं वापस आ रहा था और मैंने गाड़ी देखना चाहिए एहसन की, तो वहां पर एक और एक्सीडेंट हुआ था जहां पर 4 नौजवान फौत हुए थे। फिर जब मैं उससे बहुत शॉक हुआ कि भाई सिमिलर किस्म का वाकया मतलब 2 दिन बाद, 1 दिन बाद हो गया। उसके बाद मैं जब वापस आया घर तो मुझे एहसन के भाई ने बताया कि एक उधर बस का एक्सीडेंट हुआ है गन्ने की ट्रॉली से दोबारा। अच्छा। मतलब मुझे फिर लगा कि एक तरह के एक्सीडेंट्स 3 दिन में किस तरह हो सकते हैं। तो फिर मैंने अपनी रिसर्च ऑन की और अपने ये सोचा कि यार मतलब क्या लोगों की जानें कीमती नहीं है क्या? नहीं, मतलब हमें दोस्त है ना, एहसन के घर वालों को, उसके दोस्तों का दोस्त है, लेकिन कितने और उस तरह के लोग होंगे इनको अफसोस हो। अदनान, ये भी बताइएगा, आपने अदालत में भी इस हवाले से रुजू किया है, ये जो गन्ने की ट्रॉलीज हैं या इस तरह की बड़ी हैवी व्हीकल्स हैं जो हाईवे के ऊपर जाती हैं, जिससे कई ऐसे वाकयात होते हैं। ये एहसन का जो वाकया है वो रिपोर्ट, इस तरह से और कई वाकयात हैं जो शायद रिपोर्ट भी नहीं हो पाते। अदालत की जानिब से आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से रिलीफ मिलने का इम्कानात हैं इस सूरत हाल को लेकर? ये जो पिटीशन आपने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया उस हवाले से भी बताइएगा।
हमने अभी तक अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल की है, चूंकि आपको पता है कि मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। ये तो मुल्क एक सर्कस है, तो उसके मुताबिक हमें जो है वो वेट करना पड़ा है कि पॉलिटिकल जो भी आपके सिनेरियो पर थोड़ा काम डाउन हो, जब वो काम होगा तो तब हम जाके अदालत में अपनी रिट फाइल करेंगे। हमने पेशन फाइल कर दी है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि अदालत जो है वो उसका एक प्रोसेस होता है, जो भी वो जितनी भी देर लेता है, जो भी करता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बहुत बड़े बड़े औहदे वाले लोगों ने ये बोला कि आपने जो कुछ करना आप कर लें, इसका कुछ नहीं बनना। मैं आप प्लेटफॉर्म से उनको ये एक मैसेज देना चाहता हूं कि मैं जब तक मेरी सांस चल रही है मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन उन लोगों की जानें बचाऊंगा जो लोग रोड घर से निकलते हैं और वो घर वापस नहीं आ सकते, उनकी लाशें वापस आती हैं। अच्छा अदनान, आपने कहा आपने रिसर्च ऑन की, आपकी रिसर्च में फिर फाइंडिंग्स क्या निकली? वजूहात तो हमें पता है, क्रिटिसिज्म भी हम बहुत करते हैं, सिस्टम पे भी, मुल्क पे भी, लॉ पे भी, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। आपके पास कोई सोल्यूशन भी है कि अगर ये हो जाए तो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल है, सोल्यूशन बहुत प्लेन है। मैं सोल्यूशन भी आपको बताता हूँ, बहुत सादा सोल्यूशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं आपको रिसर्च भी बताता हूँ कि WHO की एक रिपोर्ट थी 2020 की, जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ था कि 28,170 लोग की अमवात हुई है सिर्फ एक्सीडेंट से, जिनमें से 21,000 लोग HTV से मरते हैं, यानी हाई ट्रैफिक व्हीकल से मरते हैं, लॉरियों से, बसों से, ट्रकों से वगैरह, जिनमें से 75% ऑफ द लोग बिटवीन द एज ऑफ 16 and 27 होते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, ये वो हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटियों से पढ़ के निकलना है, ये वो लोग सुपर टैलेंटेड लोग होते हैं। आपको आपका डिफेक्ट आपको बताता हूँ होता क्या है। ये जो ट्रॉलियां हैं ये फास्ट लेन पे यहाँ तो चलती हैं और नेशनल हाईवे पे या पार्क कर देते हैं बगैर किसी ब्रेक बत्ती के, बगैर किसी रिफ्लेक्टर्स के, और फास्ट लेन में चल रही होती है। तो अगर कोई बंदा हाईवे पे आ रहा है और वो स्पीड पे आ रहा है, फर्ज करो 60 की स्पीड पे आ रहा है, 80 की स्पीड पे आ रहा है, जो कि हाईवे में बहुत नॉर्मल स्पीड है, और आप एक ट्रॉली पार्क है लोहे की, उसमें आपकी गाड़ी जाके लगती है, तो आपने तो नहीं बचना ना। You're right. Unfortunately अदनान, ये वाकयात आप जो कह रहे हैं ये हम खुद भी कई दफा विटनेस कर चुके हैं, और वही बात है कि इस मुल्क में सोल्यूशन जी रोड पे होती है। मैं तो कभी मुल्तान जा रहा होता हूँ, कभी कहाँ जा रहा होता हूँ, कभी पावल, कभी कहाँ, मैं करोड़ दफा ट्रॉलियों से बचा हूँ। मतलब मुझे अब भी we got your message Adnan, and we support the purpose. हम जो कॉज है आपका, हम इसको जरूर सपोर्ट करते हैं कि जो लॉज हैं वो इंप्लीमेंट करने के लिए होते हैं, वो सिर्फ बनाने के लिए नहीं होते। वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में मौका मिला तो जरूर आपसे दोबारा बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अदनान काजी, फिल्म डायरेक्टर, एक अपना एहतजाज भी रजिस्टर करा रहे थे, और उसके साथ साथ एक कॉज है जिस पे वो काम कर रहे हैं कि ट्रैफिक के लिए जो लॉज हैं इसको इंप्लीमेंट किया जाए ताकि लोगों की अमवात ना हो। बहुत जरूरी, ऑन एंड ऑफ हम बात करते रहेंगे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। वो सभी लोग जो कि प्लान कर रहे हैं मजीद अपनी वेकेशंस को, चूंकि नया साल शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग फरवरी मार्च के अंदर वैसे प्लान करते हैं, उनको हम उनके ट्रिप एडवाइजर बन जाते हैं। वैसे जो मारूफ इदारा है ट्रिप एडवाइजर, उसने साल 2023 के लिए 10 बेहतरीन सयाहती शहरों की फहरिस्त जारी कर दी है, और गेस करें अरमला हसन, नंबर 1 पे कौन सा शहर? दुबई। यस, बुलंदो बाला इमारतें, आलमी मयार की शॉपिंग, बहु महंगा जिसे कहते हैं। तफरीही सहूलियात के बाद, खैर जो मारूफ इदारा है ट्रिप एडवाइजर, वो कहता है कि दुबई इज द बेस्ट प्लेस, बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बिल्कुल। उसके बाद इंडोनेशिया का जो आइलैंड है बाली, बेहतरीन सियाहती शहरों में दूसरे नंबर पर है। बाली शुड बी नंबर 1। यस, खूबसूरत महलों, बागों और तारीखी पुल रखने वाला शहर जो लंदन इस फहरिस्त में इटली का दारुल हुकूमत जो रोम है, वहां पे रोम के अंदर जो तारीखी कल्चर उसके मुताबिक बेहतर करा दिया गया। चौथा बेहतरीन शहर, और चौथा फ्रांस का शहर पेरिस, एफिल टावर और शानदार इमारतों की बना पर 5, और अमरीकी रियासत मेक्सिको के शहर कौन सा है जी? ओके, उसका छठा
क्रेट का साथ है। और इसके अलावा मोरक्को की फहरिस्त को मोरक्को ने जब से वर्ल्ड कप किया, मोरक्को की रेटिंग एक है। जो मोरक्को है इसको इसमें 8 है और एक जजीरा डोमिनियन रिपब्लिक है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वी टॉक अबाउट डोमिनियन रिपब्लिक। और मौजूद तुर्किया का शहर, खूबसूरत मसाजिद, वसी नज़ारे और कल्चरल जो हेरिटेज है उसको लेकर इट्स ऑन टॉप 10 शहर हैं कल्चर को लेकर, जिनकी एडवाइजर ने एडवाइज किया है कि वो बेहतरीन जगह हैं जहां पे आप जा सकते। ठीक है, आप महंगा जरूर क्या भाई। अच्छा जी, हम बात करते हैं कुछ वापस आए जी साहब, क्रिकेट पे आए। क्रिकेट की बात हम करते हैं। यहाँ पे पीसीबी ने अपना जो चुप का रोजा है वो तोड़ दिया और वो बाबर आजम के हवाले से है। आपको मालूम है बाबर आजम पिछले कुछ दिनों से कुछ गर्म पानियों में है, गर्म पानी में, हॉट वाटर्स में। बाबर आजम के खिलाफ ट्वीट पर जो ऑस्ट्रेलियन चैनल है उसको खरी खरी सुना दी गई, कहा है कि गैर मुसद्दिका इल्जामात को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इस चीज का तो बाबर ने भी जवाब देना पसंद नहीं किया था। राकिब जावेद बोले, लगता है बाबर को कप्तानी से हटाने की ख्वाहिशात ही हावी हो गई है सब पर। वसीम अकरम भी पीछे नहीं, उन्होंने कहा कि बाबर का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कप्तान के पीछे पड़े रहना इंतहाई गलत बात। हम पीछे पड़े नहीं हैं, हम बाबर के पीछे खड़े हैं। बाबर इज आवर रेड लाइन। उनकी जाती जिंदगी क्या है ये हम उन्हें क्रिकेट की वजह से जानते हैं। वो पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर हैं और वर्ल्ड नंबर 1 है। तो वी सपोर्ट बाबर आजम, स्टे स्ट्रांग बाबर आजम। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।